हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि एडू पॉइंट में। आज की जो टॉपिक है हमारी वो टॉपिक रहेगी भारत की मृदा। ठीक है, आइए देखते हैं भारत का मृदा। मृदा कर लें या मिट्टी कर लें, बात एक ही है। मिट्टी या मृदा को इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। तो बात आती है मृदा। मृदा कहते किसे हैं? भारत की मृदा हम लोगों को देखना है, तो मृदा कहते किसे हैं? तो याद रखिएगा, धरातल की सबसे ऊपरी परत। धरातल की सबसे ऊपरी परत, देखिएगा यहाँ पे लिख दे रहा हूं। धरातल का सबसे ऊपरी परत जिस पर कृषि संबंधी कार्य किए जाए उनको एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? मृदा। मृदा या मिट्टी। धरातल का सबसे ऊपरी परत जिस पर कृषि संबंधी कार्य किए जाए उनको हम लोग क्या कहते हैं? मृदा या मिट्टी। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आइए थोड़ा सा समझते हैं और आगे। अब देखिएगा, भारत में जो है कि मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत में देखिएगा, इसको ICAR, इसका अगर हिंदी में हम नाम बताएं तो भारतीय कृषि, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगर इसी बात को हम लोग इंग्लिश में देखें तो क्या होगा? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। भारत की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। किसके अनुसार? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जो है भारत की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। आइए 8 भागों, जो भाग हैं किसके अनुसार? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जो 8 भाग हैं उनको मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और फिर उसके बाद बारी बारी से करके एक एक को हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला जो मृदा है आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला मृदा है जलोढ़ मृदा। ठीक है, उसके बाद जो मृदा है आपका लाल या पीला मृदा। ठीक है, उसके बाद जो आपका है काली मृदा। ठीक है, काली मृदा के बाद आपका है लेटेराइट मृदा। ठीक है, लेटेराइट मृदा के बाद आपका है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा के बाद आपका है वनीय मृदा। वनीय मृदा का मतलब है वन
वन वाले क्षेत्र में, वन वाले क्षेत्र से संबंधित, फिर उसके बाद मरुस्थल या लवणीय मृदा, ठीक है, या तो मरुस्थल नाम दिया जाएगा या दिया जाएगा लवणीय मृदा, ठीक है। अब उसके बाद एक और होती है आपका पीट मृदा, ठीक है। देखिएगा तो जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, लाल या पीले मृदा का इंग्लिश में नाम होगा रेड एंड येलो सॉइल, काली मृदा का ब्लैक सॉइल, लेटेराइट को लेटेराइट सॉइल का नाम दिया जाएगा, पर्वतीय मृदा को माउंटेन सॉइल, और वनी मृदा को फॉरेस्ट सॉइल, और मरुस्थलीय या लवणीय मृदा को कहा जाएगा डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब आप लोग जानते हैं, मरुस्थल होता है डिजर्ट सॉइल, और उसके बाद लवण को क्या कहा जाएगा, रिड, ठीक है, रिद, एरिद मतलब ARID, अरिद, अरिद इसको नाम दिया जाएगा लवणीय मृदा को। और उसके बाद आपका पीट सॉइल है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से जलोढ़ मृदा से लेके लेटेराइट मृदा को कहा जाता है मेजर मृदा, ठीक है। यही चार जो है कि इम्पोर्टेंट मृदाएं, इसी का विस्तार भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों पर इन्हीं चार मृदाओं का विस्तार है, ठीक है। उसके बाद पर्वतीय मृदा से लेके पीट मृदा तक के क्षेत्र, पीट मृदा को एक नाम दिया जाता है, इसको क्या नाम दिया जाता है, माइनर मृदा, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, जलोढ़ मृदा से जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, इस मिट्टी के क्षेत्रफल, इस देखिए जैसे जैसे जलोढ़ मृदा से पीट मृदा की तरफ आएंगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल में कमी आएगी, ठीक है। बात को समझिएगा, कहने का मतलब क्या है, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मृदा मिलेगी, जलोढ़, फिर उसके बाद लाल या पीला, फिर उसके बाद काली मृदा, फिर उसके बाद लेटेराइट, ऐसे ऐसे क्रम जो है नीचे जाते जाते क्या होता जाता है, घटता जाता है, ठीक है। आइए एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। पहले जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। आइएगा देखते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा। जैसे जैसे जलोढ़ मृदा से नीचे की तरफ हम लोग आएंगे क्या होगा, इनके क्षेत्रफल में कमी होती रहेगी निरंतर, ठीक है। तो आइएगा समझते हैं। बात को समझिएगा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। अब देखिएगा जलोढ़, इसको देखिएगा, जलोढ़ कितने शब्दों से मिलकर बना है, यहाँ पे बता रहे हैं। एक तो इसमें जल है, दूसरा इसमें क्या है, और जल का अर्थ क्या है, जल का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि पानी होता है, जल का मतलब, ओढ़ का मतलब होता है प्रवाहित होना। तो पानी किस तरफ कहाँ प्रवाहित होगा, पानी कहाँ प्रवाहित होगा, पानी जो प्रवाहित होगा कहाँ प्रवाहित होगा, नदी में प्रवाहित होगा, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। पानी कहाँ प्रवाहित होगा, नदी में प्रवाहित होगा, ठीक है। तो नदी में यदि प्रवाहित हो रहा है तो नदियाँ तो सिर्फ अकेले जल ही लेके बहती नहीं है, नदी जो है अपने साथ क्या क्या लेके किन किन चीज़ों को जो है कि बहा के लाती है, बालू कह लें या रेत कह लें, उसके बाद कंकड़, चीका, रेत। नदियां अपने साथ इन सब चीजों को बहा के क्या करती हैं, अपने साथ लाती हैं, ठीक है। देखिएगा जलोढ़, जलोढ़ में जलोढ़ दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और ओढ़। जल का मतलब पानी, ओढ़ का मतलब है प्रवाहित होना, तो ठीक है। प्रवाहित होना, पानी प्रवाहित कहाँ होता है, जल जो है कहाँ प्रवाहित होता है, तो नदियों में प्रवाहित होता है। नदियों में प्रवाहित होता है तो नदियाँ क्या करती हैं, अपने साथ क्या
नदियां तो अकेले प्रभावित होती ही नहीं है, अपने साथ कुछ न कुछ मात्रा में अवसादों को क्या करती हैं, बहा के लाती हैं। बालू कंकड़ पत्थर, चीका, ये सब चीजों को ये बहा के लाती है, तो इनको एक नाम दिया जाता है। इनको जो नाम दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, अवसाद। बात समझ में आई? इनको एक नाम दिया जाता है, अवसाद। ठीक है, अवसाद दिया जाता है। बालू कंकड़ चीका पत्थर, इन सबों को बहा के लेके आती है तो होता क्या है, बात को समझिएगा। इन सब चीजों को जब ये बहा के लाती है तो क्या होता है, इनमें जो है कि पानी धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है, बात को समझिएगा। ये जो अवसाद है, अवसादों में क्या होता है, अवसादों में होता है पानी धारण करने की क्षमता अधिक होता है। ठीक है, अवसादों में पानी धारण करने की क्षमता क्या होता है, अधिक होता है। अगर ये पानी धारण करने की जब इसमें क्षमता अधिक होगा तो क्या होगा, यदि ये जब पानी धारण करने की क्षमता अधिक होगा, जब अधिक पानी धारण करेंगे तो इसमें क्या होगा, नमी अधिक मात्रा में पाई जाएगी। जब यदि अधिक मात्रा में जो है क्या होगा, पानी धारण करेंगे तो इसमें नमी की मात्रा पाई जाएगी। नमी की मात्रा पाई जाएगी तो इधर नमी की मात्रा पाई जाएगी तो इस क्षेत्र में जो है कि फसलों का कौन कौन से फसलों का उत्पादन किया जाएगा, तो नमी वाले जगहों पे जहाँ नमी अधिक मात्रा में, चावल, गन्ना और उसके बाद गेहूं और उसके बाद आपका सब्जी। ठीक है, इन फसलों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, जैसे कि अवसादों को कैसे बहा के लाती नदियां, देखिएगा इधर समझाते हैं आपको। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। इधर एक कोई नदी प्रवाहित हो रही है ऐसे। ठीक है, अब देखिएगा ये अपने साथ जल को बहा के ला रही है। ठीक है, जल इसके साथ बह रहे हैं, तो जल ही तो इसके साथ बह नहीं रहेंगे, इसके साथ अवसाद भी अवसाद को भी बहा के लाती है। मान लीजिए यहाँ पे क्या करती है, अवसादों का जमाव कर देती है। इसको एक नाम दिया जाता है क्या, अवसाद का निक्षेपण। ठीक है, यहाँ पे अवसादों का क्या कर देती है, जमाव कर देती है। इस क्रिया को क्या नाम दिया जाता है, अवसादों का क्या होता है, निक्षेपण। अवसादों का निक्षेपण कर देता है। अवसादों का निक्षेपण कर देता है तो क्या होता है, ये जो अवसाद जमा होते हैं, जब ये अवसाद देखिएगा, ये अवसाद जब जमा होते हैं धीरे धीरे, एक ही बार में तो ये जमा नहीं होंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो अवसादों का निरंतर जमाव के कारण इसको एक नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है, जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो जमाव हो रहा है अवसादों का, इसी से निर्माण होता है किसका, जलोढ़ मृदा का। ठीक है, अब बात आती है जलोढ़ मृदा पाई कहाँ जाएगी। ठीक है, इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ तक बात कंफर्म हो गई, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि जलोढ़ मृदा पाई कहाँ जाएगी। ठीक है, तो बात को समझिएगा, जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाएगी, जलोढ़ मृदा पाई कहाँ जाएगी। देखिएगा, जलोढ़ मृदा पाई जाएगी आपका, जैसे कि मान देखिएगा ये एक नदी प्रवाहित हो रही है, मुख्य नदी है। एक नदी प्रवाहित हो रही है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही नदी प्रवाहित हो रही होगी, इसकी कई सारी सहायक नदियां भी होंगी। ऐसे आ रही हैं सहायक नदियां। ठीक है, ये सहायक नदियां हैं इसकी। ठीक है, बात को समझिएगा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां हैं तो क्या होगा, ये मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी, इसके बीच अपवाह क्षेत्र में ही तो जलोढ़ मृदा का निर्माण होगा। इसके कहीं मान लीजिए ये नदी यहाँ से जा रही है तो इधर कहीं अपना
जो है कि अवसाद को जमा कर दी, या इधर कहीं ये नदी अवसाद को जमा कर दी, ये नदी इधर कहीं अवसाद को, मान लीजिए जैसे कि समझिएगा, तो क्या इसको एक नाम क्या दिया जा सकता है? इसको एक नाम यही दिया जा सकता है, नदियों के अपवाह क्षेत्र। नदियों के अपवाह क्षेत्र में क्या हो सकता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं, नदियों के अपवाह क्षेत्र में क्या होता है? पहला पॉइंट हमारा हो गया किन किन क्षेत्रों में? तो नदियों के अपवाह क्षेत्रों में, ठीक है। अब उसके बाद आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जैसे एक नदी इधर बह रही है, एक नदी इधर बह रही है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को भी तो जलोढ़ मृदा नाम दिया जाएगा। तो इसको एक नाम क्या दिया जाएगा? दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र भी क्या होगा? जलोढ़ मृदा वहां पाई जाएगी। दो नदियों के बीच के क्षेत्र में भी जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब नाम दिया जाता है। तो 5 नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को क्या नाम दिया जाएगा? पंजाब नाम दिया जाएगा। वैसे ही, ठीक है, बात समझिएगा। अब देखिएगा दोआब नदी, दोआब क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद एक बात और समझिएगा, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। जैसे कि कोई नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे प्रवाहित होते होते जब जाती है सागर या महासागर में गिरती है, तो वहाँ पे क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। तो डेल्टा का निर्माण करती है, तो इस वाले क्षेत्र को क्या किया जाता है? जहाँ डेल्टा का निर्माण होता है, तो डेल्टाई क्षेत्र में भी जो है कि किस मृदा का निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा का। तो इसको लिखते हैं डेल्टाई। डेल्टाई क्षेत्र में भी आपका किसका निर्माण होता है? तो डेल्टाई क्षेत्र में जो है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आइए तो जलोढ़ मृदा के प्रकार के बारे में हम लोग बात करते हैं। जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जाएगी? नदियों के अपवाह क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र में, दो नदियों के बीच के क्षेत्र में, और डेल्टाई क्षेत्र में, जहाँ नदियाँ अपना डेल्टा बनाती हैं, उस क्षेत्र में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं, आइएगा। अब बात करते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा के प्रकार की। जलोढ़ मृदा देखिएगा, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, ठीक है, समझिएगा। जलोढ़ मृदा जो है आपकी 2 प्रकार की होती है। एक है खादर और दूसरा है बांगर, ठीक है। खादर और बांगर, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। खादर जलोढ़ मृदा और बांगर जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा को जो है कि 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है, इसको आप समझिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे ये नदी इस तरह कुछ प्रभावित हो रही है, ठीक है। बात को समझिएगा, इसको थोड़ा सा और इधर नीचे की तरफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, ये नदी यहाँ से प्रभावित होते हुए आ रही है, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए अपने अवसादों का निक्षेपण कहाँ कर रही है? ये यहाँ अपने अवसादों का निक्षेपण कर रही है, ठीक है। अवसादों का ये जो जमाव कर रही है, इसको एक नाम दिया जाए अवसादों का निक्षेपण, ठीक है। तो ये जो है कि जब भी यहाँ अवसादों का जमाव कर रही है नदियाँ, तो क्या हो रहा है? आ रही हैं नदियाँ अपने साथ बहा के, तो यहाँ पे जमाव कर दे रही है, ठीक है। बात को समझिएगा, यहाँ पे जब जमाव कर दे रही हैं, तो इस मृदा को क्या नाम दिया गया? खादर। इस मृदा को नाम दिया गया खादर। खादर। अब एक बात समझिएगा, खादर यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिएगा स्थिति, अभी नदी यहाँ अपने साथ आई और अवसादों को बहा के लाई, यहाँ पे जमा कर दी, ठीक है। तो इस प्रकार ये न्यू, इसको हम लोग क्या कहेंगे? नवीन। खादर को क्या कहेंगे? नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? नवीन जलोढ़ मृदा। खादर जलोढ़ मृदा जहां भी पाई जाएगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ जो अवसादों का जमा हुआ, इसको हम लोग नाम दे दिए खादर। इसको खादर को क्या कहते हैं? खादर को कहते हैं नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है। अब बात को समझिएगा। अब देखिएगा नदियां फिर अपने साथ प्रभावित हो रही हैं, तो कुछ न तो कुछ अवसाद फिर लेके आएंगे पुनः, कि इतना जमाव हो गया तो इसके बाद अब जमाव नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है।
फिर आएंगी नदियाँ तो देखिएगा यहाँ से इसके ऊपर ये इसके ऊपर क्षेत्र में, इधर देखिएगा इस वाले क्षेत्र में जो है कि आपका क्या करती है नदियाँ, फिर से अवसाद को जमा करती हैं। तो अभी मैं बताया खादर, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, खादर। तो अब क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे खादर। और ये वाली जो इसके नीचे इसके पहले जो जमा हुई थी मृदा, इसको क्या नाम दिया जाएगा, अब इसको खादर न करके इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा बांगर। ठीक है, बांगर। तो आइएगा बात को समझिएगा, खादर और बांगर, यहाँ तक बात समझ में आई। देखिएगा मेरे कहने का मतलब है नदी जो है अपने साथ अवसाद बहा के ला रही है, पहले देखिएगा बस इतना अवसाद जमा की, तो नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग नाम देते थे खादर। ठीक है, वही मृदा जब पुरानी हो गई उसके बाद उसके ऊपर जो है नए अवसाद इकट्ठा हो गए, तो इस ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या नाम दिए, नवीन जलोढ़ मृदा ही है। देखिएगा ये अभी जल्द में अवसादों का यहाँ पे जमा हुआ है, तो इसको हम लोग नाम दे दिए खादर। अब जब ये वाला नीचे वाला भाग जो है ये पुराना हो गया, तो इसी को नाम क्या दे दिया गया, बांगर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं खादर और बांगर में अंतर अब देखना है आप लोगों को। तो खादर क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, एक मिनट, नवीन जलोढ़ मृदा, और ये क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, अब देखिए नवीन जलोढ़ मृदा है तो ये क्या होगा, नवीन जो जलोढ़ मृदा है ये नदियों के तटीय क्षेत्र के समीप होगा। बात को समझिएगा, ये जो है नदियों के तटीय क्षेत्र के समीप होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, तटीय क्षेत्र से दूर होगा। कौन सी मृदा, बांगर जलोढ़ मृदा। ठीक है, अब खादर है तो खादर क्या होगा, सबसे अधिक उपजाऊ होगा। खादर जलोढ़ मृदा जो है अधिक क्या होगा, उपजाऊ होगा, और ये बांगर जो होगा वो कम उपजाऊ होगा। तो अंतर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसकी उत्पादकता अधिक होगी और इसकी उत्पादकता कम होगी। कहने का मतलब ये अधिक उपजाऊ है, वो जो है कि कम उपजाऊ है। ठीक है, अब देखिएगा इन क्षेत्रों में, खादर वाले क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना अधिक रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है कि नदियों के तटीय क्षेत्र के समीप होगा और ये नदियों के तटीय क्षेत्र से दूर होगा, तो यहाँ पे बाढ़ की संभावना क्या होगी, कम होगी। इस क्षेत्र बांगर जो जलोढ़ मृदा है यहाँ पे जो है कि कम होगी किसकी, बाढ़ की संभावना है। ठीक है, जलोढ़ मृदा हम लोग देख लिए। अब आइए एक और मृदा देख लेते हैं, लाल या पीली मृदा, जिसको कहेंगे इंग्लिश में रेड या येलो सॉइल। ठीक है, आइए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आइएगा लाल मृदा अब देख लेते हैं हम लोग। लाल या पीली मृदा। ठीक है, आइएगा समझते हैं। लाल या पीली मृदा को समझने के लिए हमको पहले इसका क्या करना होगा, निर्माण की बात करें तो हम लोग इसकी, जब मैं पढ़ा रहा था इसके पहले तो आपको क्या बताया था, मृदा कैसे बनती है, चट्टानों के टूटने फूटने से, चट्टानों के टूटने, अपक्षय अपरदन की क्रिया चट्टानों में होती है, उनके टूटने फूटने की क्रिया से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो लाल मृदा जो है, लाल या पीली मृदा, इसका निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, इनका निर्माण जो हुआ है आपका ग्रेनाइट एवं
निस चट्टानों से क्या हुआ है, इनका निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट एवं निस चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। अब देखिएगा इस मिट्टी का रंग कैसा है, लाल है। लाल है तो लाल क्यों है, लाल क्यों है, लाल इसलिए है इसमें फेरस ऑक्साइड की क्या है, अधिकता है, Fe2O3। ठीक है, फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग क्या है, लाल है। लाल मृदा को पीली मृदा भी कहा जाता है। क्यों, इस बात को भी समझिएगा। जब ये मृदा, लाल मृदा क्या होता है, जल की, इस मृदा में जल की अधिकता होती है। जल की अधिकता कह लें या कह लें जल योजित होने पर, अधिकता, जल की अधिकता या जल योजित होने पर जल धारण अधिक कर लेती है। जैसे कि यहाँ पे जल की, इस मिट्टी में जो है कि जल की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, इसका रंग जो है कि पीला हो जाता है। ठीक है, इसका रंग क्या हो जाता है आपका, इसका रंग जो हो जाता है पीला हो जाता है। ठीक है, बात को समझिए, इसका रंग जो है पीला हो जाता है। तो रंग जब इसका पीला हो जाता है तो इसको एक नाम दे दिया जाता है। क्या नाम दे दिया जाता है, पीली मृदा, पीली मृदा। ठीक है, हम लोग इसके निर्माण की बात किए, रंग की बात किए। रंग इसका लाल था, किसके कारण, फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण। और इसको पीली मृदा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये मृदा जो लाल मृदा है कि जल की अधिकता इसमें अधिक मात्रा में हो जाती है, जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। जैसे ही वैसे ही इस मिट्टी का रंग बदल कर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। जब ये अधिक जल धारण कर लेती है तो क्या होता है, इसका रंग बदल जाता है, कैसा हो जाता है, पीला। तो इसको एक नाम दे दिया जाता है पीली मृदा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्षेत्र की, कि ये मृदा किस किस क्षेत्रों में पाई जा सकती है। ठीक है, रहेगा, यहाँ तक हो गया, इसको मिटाते हैं। तो अब इसके क्षेत्र की बात करते हैं, किस किस क्षेत्रों में, किन किन क्षेत्रों में लाल या पीली मृदा जो है कि पाई जाएंगी। तो देखिएगा, क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र की बात करें तो आपका बुंदेलखंड पठार के क्षेत्रों में भी लाल या पीली मृदा पाई जाएंगी। उसके बाद आपका छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में भी पाई जाएंगी, छोटा नागपुर वाले पठार वाले क्षेत्र में पाई जाएंगी। फिर उसके बाद तेलंगाना के क्षेत्र में पाई, तेलंगाना क्षेत्र में, और कुछ जो है कि भाग जो है कहाँ मिलेंगे आपका, तमिलनाडु में भी, कुछ भाग जो है कि तमिलनाडु में भी पाया जाएगा। ठीक है बात, तो इसके क्षेत्र को हम लोग देखें, तेलंगाना के क्षेत्र में भी मिला। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है आपका, झारखंड में पड़ता है, तो झारखंड के क्षेत्र में भी हमें लाल या पीली मृदा पाई जाएगी। और बुंदेलखंड आपका कहाँ है, यूपी में है, तो यूपी में भी जो है कि लाल या पीली मृदा पाई जाएगी। ठीक है, अब आइए, लाल मृदा या पीली मृदा बताए थे आपको कि लाल मृदा जहाँ भी पाई जाएगी वहाँ जो है कृषि किस प्रकार की होगी, वहाँ जो है कि कृषि अधिक मात्रा में मोटे फसलों की, यहाँ सबसे अधिक मात्रा में मोटे फसल उगाए जाएंगे। ठीक है, अगर उत्पादन की बात करें, तो यहाँ पे मोटे अनाज जहाँ भी लाल मृदा पाई जाएगी वहाँ मोटे अनाज। तो मोटे अनाज को हम दो भागों में बांट देते हैं। यहाँ पे एक हो जाता है आपका दलहन और दूसरा हो जाता है तिलहन। ठीक है, एक हो जाता है दलहन और दूसरा हो जाता है मोटे अनाज की श्रेणी में तिलहन। तो तिलहन में देख लेते हैं हम क्या क्या आता है। तिलहन में आपका तिल आता है, सरसों, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे पाए जाएंगे। मूंगफली भी आएगा, उससे भी आपका क्या होता है, तेल निकाला जाता है,
मूंगफली। ठीक है, अब आइए दलहन में हम लोग देख लेते हैं। दलहन में क्या आता है, दाल आता है, या दाल या मोटा अनाज। ठीक है, तो दाल या मोटा अनाज, दाल किसको कहते हैं? देखिए मोटे अनाज में आपका ज्वार, मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का। ज्वार, बाजरा, मक्का मोटा अनाज। और दलहन में आ जाएगा चना, अरहर, मटर, मसूरी, सोयाबीन भी आ जाता है इसमें। ठीक है, आदि। इन क्षेत्रों में क्या होगा, इनका उत्पादन अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा बात को।